देखिए अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण के शब्द विचार का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर शब्द विचार से वह कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम जल्दी से बहुत अच्छा से इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बता सकें। तो अब ध्यान से इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। याद रखना है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे प्रश्न है, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पता है, वह अक्षर जो अन्य किसी अक्षरों की सहायता से स्वयं यानी कि बोले जाते हैं, बिना किसी का मदद लिए स्वयं बोले जाते हैं, उसे कहा जाता है स्वर वर्ण। क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण। फिर से देखिए, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्वर वर्ण। और जो एक दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। फिर आगे प्रश्न है, जो अक्षर स्वर की सहायता से, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। याद रखना है, हिंदी व्याकरण में वर्णों की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर आगे प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, उच्चारण के विचार से स्वर्ण वर्ण के कितने भेद है? पता है, उच्चारण के विचार से स्वर्ण वर्ण के तीन भेद है। उच्चारण के विचार से स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। फिर आगे प्रश्न है, हाँ, और वह जो बोल रहे थे उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद है? तो तीन। यही तीनों हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो पहला यहाँ पर स्वर का रूल है, हालांकि प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो उन्हें क्या कहा जाता है? जिनका उच्चारण हल्का हो, जिनको बोलना काफी आसान हो, उसे कहते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। फिर आगे प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, याद रखना हर्ष स्वर में एक मात्रा लग रहा था, और यहां प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में एक मात्रा और दीर्घ स्वर में दो मात्रा। तब खुद से सोचिए, प्लुप्त स्वर जो है उसमें कितना मात्रा कहेगा? सर इसमें हर्ष में एक, दीर्घ में दो, तो प्लुप्त में तीन। सही सोच रहे हैं। फिर आगे प्रश्न है, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर है, जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर। फिर आगे प्रश्न है, हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल वर्ण कितने हैं? देखिए, आधुनिक हिंदी वर्ण देवनागरी लिपि में या वर्णमाला में यदि पूछे मूल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं? कुल है 52, लेकिन मूल वर्ण 47 है। हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल वर्ण कितने हैं? 47। फिर आगे प्रश्न है, आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? कुल कितना है? 52 है। कुल 52, मूल 47। मूल का मतलब प्रमुख, प्रमुख एक तरह समझिएगा। इनमें से कौन स्वर वर्ण नहीं है? स्वर वर्ण नहीं है। पता है, आप बड़ा हिंदी अक्षर बोध में पढ़े होंगे, आ हर्षई, दीर्घई, यह सब स्वर वर्ण है। क ख जो यह पढ़े ना, यह है व्यंजन वर्ण।
तो इनमें से कौन स्वर वर्ण नहीं है? हर सही स्वर वर्ण है, आ भी स्वर वर्ण है, आ भी स्वर वर्ण है, का कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। तो का स्वर वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन के अनुकूल का होगा। फिर आगे प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन वर्ण नहीं है? व्यंजन नहीं होना चाहिए, मतलब यह व्यंजन नहीं हो अर्थात यह कि स्वर होगा। तो देखिए व्यंजन कौन नहीं है? ज व्यंजन है, र भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है, लेकिन ए व्यंजन नहीं है, यह है स्वर वर्ण। फिर आगे प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने भागों में बटा होता है? व्यंजन वर्ण 7 भागों में बटा होता है। जैसे पहले लाइन में पढ़े होंगे क ख ग घ भला, फिर च छ, फिर ट ठ, इस तरह से कुल 7 भाग होता है। कितना भाग होता है? 7 भाग होता है। फिर आगे प्रश्न है, आ का उच्चारण कहां से होता है? आ का उच्चारण कहां से होता है? आ बोले ना तो कंठ के सहारे आवाज निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आ का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। फिर आगे प्रश्न है, हा का उच्चारण कहां से होता है? हा, ह बोलिएगा ना तो इसका उच्चारण होता है कंठ से, हा। तो हा जो है, हो जिसे हम कहते हैं, इसका उच्चारण कंठ से होता है। हो का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। फिर आगे है प्रश्न, च का उच्चारण कहां से होता है? च बोलिएगा ना तो जिह्वा जो है ऊपर सटता है तालु में, तो अर्थात यह च का उच्चारण तालु है। च का उच्चारण क्या है? तालु। फिर आगे प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान कहां है? या जब बोलिएगा तो जी ऊपर सटता है, तो ऊपर सटने का मतलब तालु हो गया। फिर आगे है, पा का उच्चारण स्थान कहां है? प, आप खुद से देखिए, प जो बोल रहे हैं होठ से होठ सट रहा है, प होठ से होठ सटने का मतलब ओष्ठ हो जाएगा। होठ से होठ सटा तो समझेगा ओष्ठ हुआ, ओष्ठ उच्चारण स्थान हुआ। फिर है, ल का उच्चारण कहां से होता है? ल अर्थात जिसे घरेलू भाषा में कई सारे लोग लो बोलते हैं, लो बोलेगा ना तो ये जिह्वा जो है दंत से, यानी दंत से स्पर्श होता है, इस कारण से हम बोलेंगे दंत। क्या बोलेंगे? दंत। फिर आगे प्रश्न है, किसका उच्चारण कंठ से होता है? पूर्ण रूप से कंठ से जो होता है वह होता है आ ख ग, इसका उच्चारण होता है कंठ से। इसका उच्चारण कहां से होता है? आ ख ग, इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। फिर आगे प्रश्न है, बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।